तो जब हम बात करते हैं सर्कल की, then circle is basically a locus, और इनफैक्ट कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर एक लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस इज बेसिकली द ज्योमेट्रिकल पाथ दैट अ मूविंग पॉइंट वुड फॉलो। इसको देखो मत यार, समझ लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे कोर्स में हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे टाइम में 6th और 7th में चैप्टर था पूरा लोकस करके, एक अलग से हम लोग को लोकस पढ़ाया जाता था, उसके बारे में फिर ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी। आप लोगों के कोर्स में पिछले 7-8 साल से हटा दिया, पता नहीं। सो लोकस का मतलब होता है कोई भी एक ज्योमेट्रिकल पाथ। अब इमेजिन करो there is an ant, चींटी है suppose. Now that चींटी can travel anywhere. It can absolutely move anywhere. But imagine करो आप एक ही चींटी को फॉलो कर रहे हो प्रॉपर्ली। आपके यहाँ से शुरू किया और आपने देखना शुरू किया कहाँ तक जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली वो जब ट्रैवल करती है तो इट विल ट्रैवल थ्रू अ सर्टेन पाथ। आप क्या करोगे? आप उस पाथ को ऐसे मार्क करते चलोगे, तो एक कुछ बन जाएगा, एक पाथ बन रहा है, ज्योमेट्रिकल पाथ बन रहा है। ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, दिस इज नोन एज लोकस। लोकस मतलब एक ज्योमेट्रिकल पाथ जो एक मूविंग पॉइंट फॉलो करता है। पर अगर आपने सच में एंड्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया, एंड्स कभी रैंडम मूव नहीं करती, वो एक सेट पाथ पे ही फॉलो करती है हमेशा, जो उनके प्रीवियस ने पाथ फॉलो किया होगा। बेसिकली दे विल ऑलवेज फॉलो दैट पाथ। रैंडम बहुत रेयर होगा कि आपने देखा होगा एंड मूव करेंगे। मेरे बोलने के लिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो एंट का पाथ है वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। वो प्रॉपर्टी है कि भाई जो पहले वाले ने किया वही मैं करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करूँगा। वो उसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली अगर एक मूविंग पॉइंट है, अब एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, अब एक पॉइंट इन चारों में से कहीं पे भी हो सकता है, राइट? इट कैन बी इन द फर्स्ट और द सेकंड और द थर्ड और द फोर्थ क्वाड्रेंट, एब्सोल्युटली एनीवेयर। बट अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट मूव तो कर रहा है बट एक सर्टेन प्रॉपर्टी के अंडर ही फॉलो कर सकता है, तो उसका जो पाथ होगा वो भी एक फिक्स्ड पाथ ही आएगा, वो रैंडम पाथ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लॉजिक समझने वापस क्या बोला मैंने? एक मूविंग पॉइंट मूव तो कर रहा है बट अपनी फ्रीडम से मूव नहीं कर रहा है, वो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, एक सर्टेन प्रॉपर्टी, एक सर्टेन इन्फ्लुएंस के अंडर मूव कर रहा है। तो जब आप उस पूरे पाथ को ट्रेस करोगे तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर ही मिलेगा, जो एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, अपने मन से नहीं हो सकता है। तो भाई व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इंग्लिश में बोला पूरा, सर्कल जो है वो एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है, मतलब एक ऐसे मूविंग पॉइंट का ज्योमेट्रिकल पाथ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस अस्यूम कि दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दिस कैन नॉट मूव, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, बट एक दूसरा पॉइंट है रैंडम, सपोज देयर इज अ पॉइंट पी। नाउ दिस पॉइंट कैन मूव एनीवेयर, कहीं पे भी मूव कर सकता है, पर ये ऐसे ही मूव करेगा कि ये कहीं पे भी चले जाए, बट इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट शुड नॉट चेंज। सो इमेजिन करता हूँ, अगर मैं इनिशियली सपोज इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? भाई तेरे को जहाँ जाना है जा, बट ओ से तेरा हमेशा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। सपोज अगर वो पी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो भी उसको डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। पी कैन कम हियर को कहीं पे भी जा सकता है। तो अगर मैं इस पूरे पाथ को एक साथ ट्रेस करूंगा, आई विल एक्चुअली गेट अ सर्कल। So this is what your circle is all about. It is the locus of a moving point. Locus हमेशा moving point होता है। Geometrical path हमेशा moving point ही trace कर सकता है, fixed point कभी भी trace नहीं कर सकता है। So what is a circle? It is the locus of a moving point which is always at a fixed distance from a fixed point. ये उसका characteristic है, fixed distance का characteristic है। उसके अलग होके अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। आया समझ में? नहीं आया? डेफिनेशन कोई पूछता नहीं आप लोगों से, आपको पता होना चाहिए। तो भाई एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रहेगा। आया समझ में कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी already know some terminology associated with the circle. We already know what is the center. Center is that fixed point basically. इसके अलावा radius, that fixed distance basically. We already know that thing, right? दो टर्म्स हैं जो 2 या 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा सा और फेमिलियराइज होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको मैंने पिछले साल भी बताया। So if I draw a circle, let's consider this is the center of the circle. Now what I do is that I take any two random points on the circumference, on the perimeter of the circle. Let's call these points to be A and B. Now if I join a line with these 2 points, and this is known as the chord of a circle. So AB becomes a chord of a circle, right? अगर मैं इसको माप नहीं करता हूँ, then AB becomes an arc of a circle.
आर्क, बट ये जो ए बी है आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो और आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, दोनों ही ए बी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो वह जो छोटा वाला पोर्शन है दैट विल बी द माइनर आर्क, जो बड़ा वाला दैट विल बी द मेजर आर्क, वी ऑलरेडी नो दैट थिंग। अगर मैं इसी चीज को फॉर एग्जांपल सेंटर से जॉइन करता हूँ इस प्रकार से, तो इट बिकम्स अ सेक्टर, सो दिस इज अ सेक्टर नाउ, तो एक पिज्जा स्लाइस जिसको हम बोलते हैं बेसिकली दिस इज अ सेक्टर। अब वापस ए ओ बी इज अ सेक्टर और ये भी वही सेक्टर है बेसिकली ए ओ बी का, तो दो नेट डेवलप होते हैं, एक बन जाता है आपका माइनर सेक्टर, एक बन जाता है मेजर सेक्टर। इसके बारे में दो हम लोग ज्यादा डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे व्हिच इज एरियाज रिलेटेड, सो वहां पे सेक्टर सेगमेंट का ही काम करता है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं सेक्टर को न करते हुए कॉर्ड डेवलप कर दूं, अब ये कॉर्ड भी क्या कर रहा है, सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड कर, तो जो छोटा वाला पोर्शन रहेगा दैट विल बी द माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड के कारण जो डिवीजन आता है वो हमेशा सेगमेंट्स डेवलप करता है, रेडियस के कारण जो डिवीजन आता है वो हमेशा सेक्टर डेवलप करता है। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस यूनिट में तो हम ज्यादातर कॉर्ड पे ही फोकस करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं इसके अलावा। अच्छा, और मैं काम करता हूँ एक लाइन बनाता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो लाइन है ये कॉर्ड का भी एक पोर्शन बना रही है, बट फिर ये लाइन जो है सर्कल के अंदर से जो सर्कल के बाहर से आ रही है बेसिकली, मतलब एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, कट करना बेसिकली, इसको कहा जाता है सीकेंट। So what is the secant? It is a line segment which is drawn from outside the circle into the circle and cuts the circle at two distinct points. कट करके याद रखना। पर अगर मैं यही चीज करूं कि सपोज एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले लो, इसी पॉइंट से मैं एक लाइन बना दूं जो इस सर्कल को सिर्फ टच करते हुए जाएगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, ये कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच कर रही है, then the CP becomes the tangent of a circle। अब ये मत सोचना कि जब सीकेंट होगा तभी टैंजेंट आएगा, ऐसे नहीं, तो मैं मुझसे बना नहीं है। तो टैंजेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करता है, कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन पॉइंट। सीकेंट जो होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स के ऊपर, तो भी और लेता है, राइट। अब हमारे कोर्स में दो ही थ्योरम्स हैं, इसके अलावा मैं एक और थ्योरम करूंगा जो पहले एमपी बोर्ड में हुआ करता था, क्योंकि पहले एमपी बोर्ड अलग बुक चलाता था, अब तो वो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, बट हम लोग वो वाला थ्योरम भी करेंगे क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन है वो हमको एज ए क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और वो जो थ्योरम है वो टैंजेंट सीकेंट को डील करता है। ये समझ में आ गया? वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। बात करेंगे पहले थ्योरम की, डायरेक्टली शुरू करेंगे हम लोग, तो यार बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है। पहला तो थ्योरम स्टेटमेंट आप लोगों की बुक में दिया हुआ है कि अगर मैं किसी भी एक सर्कल को टैंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टैंजेंट सबसे पहले तो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक भी पॉइंट पे नहीं करता, टच करता है एक पॉइंट के ऊपर, कट कभी नहीं करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो उसको टच करता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करूंगा। ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है, तो एक तरीके से वो जो लाइन सेंटर से आएगी वो रेडियस ही कहलाएगी। तो हमारा जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, लेट अस टेक द सेंटर टू बी O, लेट मी जस्ट कंसीडर अ टैंजेंट। इस प्रकार से मैंने टैंजेंट ले लिया, लाइन L बोली, this is the tangent, let's say that P point is the point of contact, then theorem ये बोलता है कि if I join this O and P then OP will actually be perpendicular to the tangent at the point of contact। ये हमारा theorem है, आया समझ में कि नहीं है? theorem का logic ये बोलता है, इसको proof कैसे करेंगे, theorem को हम usually proof कर देते हैं। अब ये analytical proof होता है, analytical proof का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे भाई। Let me consider a few points on the tangent, किसी भी साइड ले सकते हो, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लो, which is not the point of contact, उसको छोड़ के कोई भी और पॉइंट मैंने ले लिया भाई, यहाँ कोई भी पॉइंट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको सेंटर से ज्वाइन करने वाला हूँ, इस प्रकार से मैंने ज्वाइन कर दिया। और ऑब्वियसली इफ आई कंसिडर, इसको हम ज्वाइन करते इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देता हूँ समझाने के लिए, से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ऑब्वियसली हमको पता होना चाहिए जो OA होगा वो रेडियस होगा, जो OB होगा वो भी रेडियस होगा, जो OC होगा वो भी रेडियस होगा, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं Q पॉइंट कंसीडर करता हूँ व्हिच इज ऑन द टैंजेंट बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
देन जो OQ होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। रेडियस से ज़्यादा ही होगा ना OQ, तो बाहर सर्कल के बाहर ही होता है। सिमिलरली जो OR होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। अगर आप OS ले लो दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर आएगा भले वो टैंजेंट पर आएगा, ऑब्वियसली रेडियस से तो ज़्यादा ही होगा, पर अगर मैं OP की बात करूं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस, राइट। अब एनालिटिकल प्रूफ का मतलब क्या होता है कि हम इसको थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या मेरा टैंजेंट के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जो रेडियस से कम डिस्टेंस डेवलप करे। ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जो सेंटर को कंपेयर करते हुए रेडियस से कम डिस्टेंस ले? नहीं पॉसिबल है। कोई भी पॉइंट होगी वो रेडियस से ज्यादा ही आएगा, एक्सेप्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ वी नो दैट इफ आई कंसीडर टू लाइंस एंड इफ आई से कि भाई इनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, यहाँ से मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, बट देन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वो तो यही आएगा, व्हिच इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम कांसेप्ट पिछले साल एक क्वेश्चन राइट हैंड साइड में किया हुआ है हम लोगों ने, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर, लाइंस एंड एंगल्स ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन किया हुआ था हम लोगों ने वहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कॉन्सेप्चुअली कि जो लाइन एक पॉइंट और दूसरी लाइन को ज्वाइन करती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म करती है वो उनके बीच का परपेंडिकुलर लाइन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं O और P के बीच के डिस्टेंस को कंसीडर करूं जो टैंजेंट पे भी लाई करता है और रेडियस के बराबर या उससे कम होता है, तो दैट इज ओनली गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर रेडियस, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं हो सकती। That means ये जो OP line होगी that has to be the shortest distance between the center and the tangent. But then the shortest distance between a point and a line is always what? The perpendicular distance. That means जो OP होगा that has to be perpendicular to the tangent. और यही हमारा थ्योरम है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस थ्योरम के अंदर। थ्योरम का लॉजिक क्या बोल रहा है भाई कि जो सेंटर जो टैंजेंट होता है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोड़ के और कोई पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आप उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश करोगे, बट सेंटर के थ्रू P पॉइंट को छोड़ के ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेवलप कर रहा हो, सारे डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा ही डेवलप कर पा रहे थे। सिर्फ एकमात्र पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही एक सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेवलप कर सकता है, बट क्योंकि हमको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट और लाइन के बीच में वो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो OP होगा वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए, व्हिच इज योर थ्योरम। आया समझ में कि नहीं है? इसको मैं कोई लिखने नहीं वाला हूँ, आपकी बुक में एनालिटिकली ही दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से शुरू करके राइट हैंड साइड ऊपर तक गया हुआ है थोड़ा सा उसका, राइट। उन लोगों ने शायद से एक ही पॉइंट कंसीडर किया बात, बट आप ऐसे 2-3 पॉइंट करके दिखा सकते हो उन लोगों को, आपको सिर्फ लिख के समझाना है। आया समझ में नहीं आया? बट ये जो थ्योरम है इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, याद रखना है टैंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टैंजेंट और रेडियस है ना? हाँ आया समझ में नहीं आया? बड़ा सिंपल सा चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कुछ डाउट हो अभी बोलो। आया देखो समझ में? जी सर। हाँ जी सर। बोल क्या क्या समझ में? जो रेडियस जो है ना, हाँ वो परपेंडिकुलर रहेगा टेंजेंट के। हाँ कहाँ पे? भोपाल में? नहीं सर, वो नीचे वो पी है ना, पी वो सीधी जो लाइन को जा क्या रही है बोलते हैं? वो पॉइंट बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों पॉइंट नहीं मिलेगा? वो जो सीधी लाइन जा रही है ना, वो नाम होगा उसका, वो टेंजेंट। एल लिखा है ना नाम उसका। जी सर। हाँ तो टाइम में मान लिया ना, क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है क्या? ये जी सर। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू की नहीं है? नहीं सर। क्यों? सो दूर है ना उससे, रेडियस से बाहर है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हो सकता। जी सर हो सकता है। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? टेस्ट था ना मेरा लाइट का, था कि नहीं था 3 हफ्ते पहले? हाँ जी सर। लिया नहीं था ना, उसमें मुझे लाइट ही आने वाला था। हाँ सर। तो डेफिनेशन तो आती होगी ना, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की नहीं आती है।
प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन की, प्रिंसिपल फोकस की। when light rays that are parallel to the principal axis and converge at a specific point on principal axis, this point is known as principal focus. बॉल क्या होता है? वही वो वो प्रिंसिपल फोकस में होता है ना। प्रिंसिपल फोकस में पी होता है, इसलिए वो पोल होता है ऐसा। नहीं नहीं वो खंबा। सो उसके अंदर था ना मिरर के वो बीच में नहीं आता है। चलो भाई आगे बढ़ें इसमें। एक्सरसाइज एक दो दिन इसमें 10.1 10.2 सॉल्ट एग्जांपल से शुरू करेंगे हम लोग जल्दी से। पहला सॉल्ट एग्जांपल क्या होगा? Prove that in two concentric circles the chord कॉन्सेंट्रेट क्या सर को कॉन्सेंट्रेट concentric अच्छा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट circles the chord of the largest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. तो भाई आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए मतलब सेम सेंटर ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है तो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं, ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, बट दोनों के लिए जो सेंटर है वो कॉमन है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक कॉर्ड मैंने बनाया है बड़े वाले के लिए जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। सो इफ आई से कि AB इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, वो ऑटोमेटिकली विल एक्ट एज अ टैंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। सही है ना? टैंजेंट की तरह काम करेगा। मतलब ये जो P पॉइंट रहेगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दो फॉर एग्जांपल, देन आई कैन वेरी मच से दैट APB इज द टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो इन दैट केस अगर मैं सिर्फ OP को ज्वाइन कर दूं देन OP जो है वो ऑटोमेटिकली AB को परपेंडिकुलर बन जाता है हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग। आया समझ में कि नहीं? तो मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 बन जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं OA और OB को ज्वाइन करूं तो वो भी आपस में इक्वल है क्योंकि वो बड़े सर्कल के रेडियस है, राइट? तो OA और OB इक्वल, OP कॉमन है और ये एंगल दोनों ऑलरेडी 90 है बाय द फर्स्ट थ्योरम। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, CP से आई कैन राइट AP इक्वल टू PB। क्वेश्चन खत्म हो गया। वही प्रूफ करना था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे बाइसेक्ट हो रहा है आपका। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा कंप्लीट करो तो मैं नहीं कर रहा हूं मेरा क्वेश्चन। गिवन लिखो, क्या प्रूफ करना है वो लिखो, प्रॉपर्ली करना बस। समझ में आया नहीं भाई? बहुत क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन पता है कौन सा है? ये फर्स्ट वाला हाँ समझ में आया क्या किया? मैंने से समझ नहीं आया। दो सर्कल क्वेश्चन पढ़ा तूने? नहीं सर। कैसे काम चल रहा है मेरे वैसे?
एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर मेरे भाई। वो आता करना जी सर। कर दे। थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है भाई, बहुत कॉमन थ्योरम है ये वाला, बहुत जगह यूज होगा आपको। थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इफ नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स अपनी भाषा में बताना। और सबसे सरल भाषा यही है कि रेडियस, द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ यू नॉट रिमेंबरिंग द एंटायर थिंग, tangent is perpendicular to the radius of the point of contact. That's the simplest way of writing that theory. Are you ready? अरे एक ही बार करना है भाई, कितनी बार कर रहे हो? अच्छी बात है ना, टाइम वेस्ट कौन सी मुझे पता है तेरे को। तुमने क्या करने को बोला? कंक्रीट करने को। कौन से टाइम पे? ये ओ ए बी हाँ, ओ बी बी। तो क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कर रहा हूँ। कब करेगा? अभी मैं 5 और कर रहा हूँ तब। मैं सर अभी कर रहा हूँ। तो करना मेरे भाई, जल्दी करना है यार थोड़ा सा। चलो भाई बहुत हो गया है, कितना हो गया वैसे। अगला क्वेश्चन हो गया जल्दी से। क्या है अगला प्रश्न? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with the center O from an external point P. Prove that angle PTQ is equals to 2 angle OPQ. ट्वाइस एंगल APQ OPQ. is equal to Angle PTQ. भाई क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करिए। इट्स एग्जैक्ट क्वेश्चन या इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बट इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल लेफ्ट साइड में शायद से होगा, उसमें से एक्सप्लेन शुरू हो जाए तो ही सॉल्व एग्जांपल। सो नाउ आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है T, और यहाँ से दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं TP और TQ टू द सेम सर्कल। अब जैसे भाई मैंने आपका डायग्राम में लिखा, बट आई वाज एबल टू मेक द डायग्राम, तो प्लीज लैंग्वेज पे फोकस करना है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करने हैं, याद रखेंगे एक पॉइंट से दो से ज़्यादा टैंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकते। अब इसके अलावा आप कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कट कर देगा सब। इसके अलावा नहीं तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी मुझे पता होना चाहिए। एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टैंजेंट हो सकता है, एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैग्नेटिज्म में भी समझाया हुआ है, याद है नहीं याद? सेम कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए किया हुआ था, दो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है अदरवाइज। तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टैंजेंट पॉसिबल है। एक टैंजेंट एक सर्कल के ऊपर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेवलप करता है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को सिर्फ दो ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकता है। याद रहेगा सब कुछ, एक एक मार्क में कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए। तो भाई दो टैंजेंट ड्रॉ करती हैं टीपी और टीपी, ये मत सोचना लाइन आगे क्यों जा रही है, लाइन कहते हुए जा सकती है। सिर्फ मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मेंशन किया, सेंटर आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही हो सकता है सिर्फ, एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, लेकिन इधर तो दो रखी है। तो दोनों एक ही टैंजेंट क्यों है? अच्छा एक ही टेंजेंट। आपको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, मतलब सबसे पहले तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो आई नो दिस एंगल विल बी 90। हाँ फर्स्ट इफ आई ज्वाइन दिस थिंग आई नो दिस एंगल विल बी 90।
और मेरे को चाहिए एंगल ओपी क्यू, मतलब ओ पी और क्यू, तो मेरे को इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा फिर तो, राइट। और मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ओपी क्यू, और एक रिलेशन चाहिए एंगल पी टी क्यू में, व्हिच इज दिस एंगल, व्हिच इज एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स। समझ में आ गया? सिंपल सा। अब देखो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे ही बताना शुरू करूंगा मैं। अभी के लिए वो पी क्यू लाइन इमेजिन मत करो, वहाँ नहीं है पी क्यू लाइन। तो भाई एक तरीके से टी पी ओ क्यू एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बन रहा है, जिसके अंदर ये एंगल 90, ये एंगल 90 होता है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? तो ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो किस साइड पे क्वाड्रिलेटरल आता है? साइड पे। तो फिर इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए? तो याद रखना है हमेशा कि जो एक सेंट्रल एंगल डेवलप होता है और जो आपके टैंजेंट के बीच का एंगल होता है, इनका सम हमेशा 180 है, सम 180 आता है, वो 90 90 नहीं है, सम 180 आता है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना। अभी ऑब्वियसली उस पर फोकस नहीं कर रहा। अब लेट अस कंसीडर कि भाई अगर मैं इस एंगल को x बोल देता हूँ, इस वाले को x बोल देता हूँ, तो अच्छा इसको अपन x बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे OP क्यों है। तो भाई मेरे को एक तरीके से इसको क्या प्रूव करना है? मेरे को 2x प्रूव करना है, x, क्योंकि बुक में भी थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको x के फॉर्म में करूँ, आप यहाँ पे थीटा के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो बार बार OP Q ऐसे पूरा लिखना पड़ता है, छोटा हो जाता है। अब इसमें मुझे ये पता है कि ये एंगल 90 इतना ऐसे है ना, ये एंगल पूरा 90 इतना है, ये पूरा एंगल 90 प्लस पूरा 90 प्लस x कैसा ये एंगल 90 है ना भाई वो, राइट। अब अगर ये पूरा एंगल 90 तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस x होगा, राइट। देखते हैं अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। याद रखना है मेरे को PTQ में जाना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा और ये वाला ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा इसके लिए, राइट। ये वाला एंगल भी 90 है, पूरा याद रखना, ये पूरा एंगल 90 है, इसको भी अपन यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं से। इंटरेस्टिंग पार्ट है, OPQ ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर OP और OP दोनों रेडियस सुनते आवाज आ रही है मेरी? जी सर। इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगा जब तक तू मार खाने की स्थिति में ना आ जाए, राइट। इतना ही बोल पाऊंगा मैं। OP और OP दोनों रेडियस है, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल आ रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भाई अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होना चाहिए फिर तो, राइट। इस हिसाब से फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस x ही होगा, राइट। सो लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, ऐसे है ना। तो एक तरीके से थीटा प्लस 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x should be equal to 180, 90 90 180 कट जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2x। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। और मैं क्या बोलूँगा? जैसे वो क्वेश्चन मार्क तुम्हारे पैदा होते से यहाँ पे आया था। ये 90 माइनस x है, ये 90 माइनस x है, ये थीटा है, तो इन तीनों का सम कितना होगा? ट्रायंगल है ना बेटी, तीनों को इक्वल टू 180 करेंगे, कैसे आएगा भाई? थीटा प्लस 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x should be equal to, ये कट गया, माइनस x माइनस x कितना होता है? वो उधर के कितना हो जाएगा? तो थीटा की वैल्यू 2x आ गया, ये प्रूफ करना है ना, तो क्या क्वेश्चन आया समझ में? अब शुरुआत की लेयर्स है क्वेश्चन की। सबसे पहले तो अगर आप x के टर्म में कर रहे हो तो इसको लिखना पड़ेगा कि आपका अजम्पशन पे लेट द साइन बी x, वो दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली फिर आपको बताना पड़ेगा ये एंगल x क्यों है, वो बताना पड़ेगा। फिर ये बताना पड़ेगा ये 90 माइनस x क्यों आया, तो उसके लिए पहले ये बोलना पड़ेगा कि ये 90 क्यों आया, थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। देन शो दैट दिस इज 90 माइनस x and this is 90 minus x, right, and then just apply the sum, क्योंकि sum अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर ये 90 माइनस x और ये 90 माइनस x तो आपस में इक्वल होंगे ना, तो व्हाट कैन वी से अबाउट TQ and TQ? Equals. क्यों? Angle opposite to Equal sides. right Side and opposite opposite of equal angles are also equal. Converse theorem, Hmm. right? ये हमारा सेकंड थ्योरम है सर का, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज ऑलवेज इक्वल, तो उसको प्रूव ऐसे ही करते हैं बेसिकली उस थ्योरम को। समझ में क्या बोल रहा हूं? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। आ गया समझ में? आया मेरे भाई? तो वहाँ पे वो 91 उसका हुआ ना, तो बीच में जो लाइन आई थी वो, तो उसमें x एंगल का नाम होगा ना, नाम बोलो तुम, कौन सा एंगल? इधर देखिए उसको, वो जो P ना
बेटा एंगल हमेशा 3 वर्टेक्सेस पे आता है ना, एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर, ऐसा कुछ भी आता है ना। जी सर। तो ये कौन सा एंगल बता ना, तू कौन सा एंगल की बात कर रहा वो टी पी क्यू है ना, है? हाँ, वो उसमें सर माइनस हो ना एक्स से। टी पी क्यू लिखा था ना, 90 माइनस लाइन यहाँ से यहीं तक गई है, नहीं गई? जी सर। फिर पूरा लिखूं? नहीं बता, कॉपी करेगा ढंग से तो मैं पूरा लिखूंगा, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा इतना विचार मतलब नहीं करने वाला हूँ, इतना लाड़ में पकड़ कर देगा। 10वीं के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी है आप लोग। प्रॉपर्ली करना, स्टैक आप लगा के कम से ट्रायंगल वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है तो 3 से 4 मार्क का आएगा, है बहुत इजी क्वेश्चन, तो 3 से 4 मार्क देगा प्री बोर्ड्स में, क्योंकि यूजुअली एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार प्री बोर्ड्स में मिल जाता है। प्री बोर्ड्स के लिए तो स्कूल में बुलाया जा रहा है बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं कि भाई आओ प्री बोर्ड तो आपके। चलो, अच्छी बात है।
ये अच्छा है कोर्स फॉर एग्जांपल है नीचे बट उस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मार्क करना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो आपको अभी से मार्क करवा देते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं ये जो थर्ड सॉल्ट एग्जाम्पल है guys, ये भी एज इट इज इन्हीं वैल्यूज के साथ आ जाता है कई बार या थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर देंगे कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा ये चांसेस लेके चले जाते हैं इसमें 20 मैं नो बच्चे रहते हैं इसके अलावा अच्छा एक एक्सरसाइज इसके अंदर 8th क्वेश्चन मार्क करेंगे एक्सरसाइज में 8th मार्क करेंगे 9th मार्क करेंगे 9th एज इट इज पूछा जाएगा आपको हमेशा इस क्वेश्चन में कभी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे एज इट इज और 98% चांसेस जो है इस क्वेश्चन के प्री बोर्ड या बोर्ड में लैंड करने के 98% चांसेस 8th क्वेश्चन इजी है बहुत 9th क्वेश्चन एज इट इज आएगा अगर आएगा तो 10th क्वेश्चन मतलब 10th 11th 12th 13th फिर वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहले के क्वेश्चन बहुत ईजी है बहुत बेसिक है और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो सर्कल में से अगर मुझे कोई क्वेश्चन देना होता है दीज आर द क्वेश्चन जहाँ से हम बोर्ड के क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग तो इन क्वेश्चन बहुत फोकस करना है आपकी भाषा में आपको रखना है मेरी भाषा में मुझे समझाना है और एक को 20/3 जो दिया होगा उसका 20/3 बट तभी होगा जब उसमें 8 और 5 वैल्यू थी 5 वैल्यूज दिया और डिस्टेंस कितने पॉइंट्स थे दो तीन तरीके उस क्वेश्चन को करने के अपन सिंपल वाला तरीका ही है तो भाई 2 क्लासेस लगेंगे अपन को ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा फ्राइडे को एक क्लास करेंगे मंडे को